गुड मॉर्निंग बच्चे। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज आप लोग के सामने ऐसा चीज लेकर के आए हैं जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अगर पूछता है तो 5 नंबर में क्या पूछता है। तो आओ ये जाने गणित का ज्यामिति का एक शब्द है जिस प्रमेय शब्द का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय है जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इस रूप से आता है। कभी कभी तो डायरेक्ट वह कह देता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सिद्ध करें। कभी कभी ऐसे नहीं आता है, प्रश्न में दे देता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इन्हें सिद्ध करें। तो चलो आओ हम लोग जानकारी आज प्राप्त करें, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानें और जान करके इसको सिद्ध करें। चलो देखेंगे बच्चे, ये प्रश्न है। प्रश्न यही है, पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। ये प्रश्न हो गया। अथवा करके एक और प्रश्न लिखे हुए हैं। कोई रूप में प्रश्न रहेगा तो घबराने की बात नहीं है, प्रश्न इस रूप में भी रह सकता है। यहाँ पे देख लेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, सिद्ध करें। ये प्रश्न है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो जान ले बच्चे, कोई भी प्रमेय हो, चाहे पाइथागोरस प्रमेय हो, चाहे थेल्स प्रमेय हो, चाहे और कोई शब्द हो, सभी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कम से कम 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता। तो आओ हम लोग वो 5 चरणों के बारे में जाने कि वो चरण है तो कौन कौन है। जिसमें सबसे पहला चरण आता है जिसका नाम है साधारण प्रतिज्ञा। इसके बाद दूसरा चरण आता है जिसका नाम है विशेष प्रतिज्ञा। तो प्यारे बच्चों, साधारण प्रतिज्ञा से ही विशेष प्रतिज्ञा मिलती है। इसके बाद तीसरा स्टेप में आता है सिद्ध करना है। चौथा स्टेप में रचना। तो रचना सभी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। कुछ ऐसे थ्योरम होते हैं जिसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को अपना तरफ से रचना करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे थ्योरम है जिसमें रचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय में रचना करने की आवश्यकता होती है। तो यही रचना कुछ में नहीं जुटता है और कुछ थ्योरम में, कुछ प्रमेय में जुड़ जाता है। चलिए अगला 5वां उपपत्ति, यानी कि यहाँ से थ्योरम को, साध्य को सिद्ध करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और शुरू होते 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 जो लाना रहता है, जो सिद्ध करना रहता है, वो अगर आ जाता है तो हम लोग लिख देते हैं अंतिम में साध उत्पन्न, यानी कि जो लाना था वो आ गया। इस प्रकार से मुख्य 5 हैं, लेकिन कभी कभी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए 6 चरणों से गुजरना पड़ता है। ये अब हम लोग चलते हैं एक एक करके। सबसे पहला चरण है जिसका नाम है साधारण प्रतिज्ञा। तो जो थ्योरम सिद्ध करने के लिए होता है वही होती है साधारण प्रतिज्ञा। तो साधारण प्रतिज्ञा यही है, यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय। जो साधारण प्रतिज्ञा है वही पाइथागोरस प्रमेय है। तो जाने कि साधारण प्रतिज्ञा क्या है। साधारण प्रतिज्ञा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही है साधारण प्रतिज्ञा और यही है पाइथागोरस प्रमेय। प्यारे बच्चों, सबको जानकारी मिल गई ना। एक बार और इसको पुनः जान लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के
जोगफल के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय और यही है साधारण प्रतिज्ञा। और साधारण प्रतिज्ञा के कथनानुसार ही सारे चीज की जानकारी मिलती है। साधारण प्रतिज्ञा कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में, तो आओ हम लोग समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएं। देख लेंगे बच्चे, ए बी सी समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं और 3 कोण होते हैं। एक कोण उसका समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे कोण बी समकोण, ये 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा आते हैं वही कर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फिगर में कोण बी के सामने भुजा आ रहे हैं AC, तो AC भुजा यही तुम्हारा है कर्ण। बाकी जो बच गए भुजा, एक लंब कहलाती है और दूसरा आधार कहलाती है। तो यही साधारण प्रतिज्ञा तुम्हारा यही कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो हमने फिगर बना दिया समकोण त्रिभुज का। फिर कहता है कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण भुजा कौन हो गए, यहाँ पे कर्ण भुजा हो गए AC। कर्ण पर का वर्ग, इस पर चढ़ाने के लिए कह रहा है वर्ग। फिर कहता है अन दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता। इसके कथनानुसार हमने एक फिगर बना दिए समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दे दिए ABC, जिसका कोण B हो गया 90 डिग्री। इसके सामने AC भुजाएं जो हो गए कर्ण। साधारण प्रतिज्ञा के बाद बच्चों आता है दूसरा विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में जो साधारण प्रतिज्ञा कहता है उसके कथनानुसार हम फिगर बनाते हैं, और फिगर में जो हम अपना तरफ से जो जो नाम देते हैं वो नाम को लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है वही विशेष प्रतिज्ञा बन जाता है। तो देख ले बच्चे विशेष प्रतिज्ञा क्या लिखा हुआ है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा AC कर्ण। देख ले, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा AC कर्ण है। हो गए विशेष प्रतिज्ञा। इसके बाद तीसरा स्टेप है सिद्ध करना। अब सिद्ध करना भी कहां से पता चलती है, तो सिद्ध करना ही साधारण प्रतिज्ञा ही बताता है। फिर से एक बार और पुनः जान लें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग। तो यहाँ कर्ण देख ले बच्चे AC है, तो देखो सिद्ध करना में लिखा हुआ है AC का कर्ण पर का वर्ग हो गया। अन दो भुजा, तो अन दो भुजा बच गए, एक भुजा AB और दूसरा भुजा BC। अन दो भुजाओं के वर्गों, तो देख ले यहाँ AB पर वर्ग है, BC पर वर्ग है, और वर्गों के जोगफल, ये दोनों के बीच जोड़ का निशान दिया हुआ है। अर्थात हम लोग को सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे देख लेंगे चित्र में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हम लोग को सिद्ध करके लाना है। अब हम लोग अगला स्टेप में चल गए। अगला स्टेप है तुम्हारा रचना। हम तुम लोग को बताए थे बच्चे कि कुछ कुछ थ्योरम है जिसको सिद्ध करने के लिए रचना बाहर से करना पड़ता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है जिसको सिद्ध करने के लिए भी रचना करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आओ इस समकोण त्रिभुज में रचना करें। देख ले बच्चे, ये कोण B है, ये B कोण से हम एक लंब डाल रहे हैं। टूटी हुई लकीर में लंब डाला जा रहा है। लो लंब डाल दिया। क्या डाला गया? लंब डाला गया। कहां से लंब डलाया? B से लंब डलाया। लंब को नाम दे दिए BD।
ये हम चित्र में कर दिए रचना। उसी चीज को रचना में देखो लिखे हैं बी से, कहां से, तो बी से बिड्डी, बी से चित्र देखेंगे, बी से बिड्डी एसी पर लम्ब डाले। यहां देखोगे एसी भुजा है, इस पर बी से लम्ब डाला गया है बीडी। ये हो गया तुम्हारा रचना। अब रचना के बाद हम देखें कि अब सिद्ध करने की प्रक्रिया शुरू होती है। सिद्ध करने की प्रक्रिया जो शुरू होती है उसको उत्पत्ति कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं उत्पत्ति। तो प्यारे बच्चों, सिद्ध करने की प्रक्रिया में यही देखनी है कि पहले एक था समकोण त्रिभुज जिनका नाम था ए बी सी, लेकिन जब लंब डाला गया तो वही एक समकोण त्रिभुज जो था वो दो भागों में बट जाता है। यानी कि देख लेंगे यहां चित्र में, पहले था समकोण त्रिभुज ए बी सी, वही समकोण त्रिभुज अब दो भागों में बट जाता है। एक समकोण त्रिभुज का नाम हो जाता है ए डी बी, एक समकोण त्रिभुज इधर हो गया, दूसरा समकोण त्रिभुज बन गए। यहां से चित्र देखेंगे बी डी सी, ये दूसरा समकोण त्रिभुज हो गए। तो पहले समकोण त्रिभुज थे एक, जब लंब डाला गया तो अब बन गए समकोण त्रिभुज कितने, दो। अब हम लोग चलेंगे कैसे, सबसे पहले एक चलेंगे, पहले जो समकोण त्रिभुज बड़ा वाला था उससे, और फिर चलेंगे ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज ऊपर वाला से, इससे चलेंगे तो मिल जाएगा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद फिर चलेंगे बड़ा समकोण त्रिभुज और नीचे वाला छोटा समकोण त्रिभुज से, और इससे चलेंगे तो मिलेगा समीकरण सेकंड, और दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट जो लाना है वो तुरंत आ जाएगा। चलो अब चलते हैं, दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी। चित्र देखोगे ए बी डी छोटा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज छोटा, ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज ए वाला ए बी सी। अभी नीचे वाला समकोण त्रिभुज को तुम लोग नहीं देखना, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, नीचे वाले को नहीं देखोगे। समकोण त्रिभुज देखना, ये छोटा त्रिभुज जिसका नाम है ए बी डी और एक बड़ा त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज को किसी तरीका से कर देना है समरूप। तो समरूप होने के लिए कम से कम जिस त्रिभुज में चल रहे हैं उस त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर होनी चाहिए। और कौन कोण, संगत कोण। अगर दो कोण आपस में बराबर है तो एक कसौटियां होती है, जिस कसौटियां का नाम है कोण, कोण समरूपता। कसौटियां से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो समरूप होने के लिए कम से कम दो कोण आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आइए हम लोग दोनों कोण को बराबर करना शुरू करें। चलो देखेंगे बच्चे, छोटा त्रिभुज में यहाँ पे गौर करेंगे, कोण ए छोटा त्रिभुज में भी आ रहे हैं जिसका नाम हो जाएगा बी ए डी छोटा के लिए, और बड़ा में भी देख लेंगे वही कोण ए बी ए सी, वही कोण जो ये कोण है जो छोटा में भी आ रहा है और बड़ा में भी मिल रहा है, और जो दोनों में मिलता है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। वही एक कोण छोटा का भी है और वही एक कोण बड़ा त्रिभुज का भी है, यानी कि दोनों में कोण ए आपस में बराबर। और जान ले बच्चों, जिस कोण के बारे में चर्चा होती है उस कोण को बीच में मिडिल साइड में लिखा जाता है,
जैसे यहाँ पे कोण ए का चर्चा हो रही है तो कोण ए हमेशा बीच में रहेगा। तो देखेंगे यहाँ पे कोण बी ए डी, ए बीच में है कि नहीं है, बी ए डी छोटा त्रिभुज में चल रहे हैं। देखो ये छोटा त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में, इसमें देखना बी ए डी वही कोण है बी ए डी, और बड़ा त्रिभुज में कोण बी ए सी। अब यहाँ पे देखेंगे बड़ा त्रिभुज इसमें देख लो बी ए सी, दोनों में देखा जा रहा है कि कोण ए की ही चर्चा हो रही है, अतः दोनों कोण आपस में हो गए बराबर। तो वही लिख दिए हैं कोण बी ए डी छोटा त्रिभुज का और कोण बी ए सी बड़ा त्रिभुज का, दोनों कोण आपस में बराबर। अब बराबर हुए तो कैसे हुए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उभयनिष्ठ होने के कारण। फिर इसके बाद यहाँ पे देखा जा रहा है चित्र में कि बड़ा त्रिभुज में देख रहे थे तो बड़ा त्रिभुज में एक कोण बी के समीप में 90 डिग्री का कोण बन रहा था, और छोटा त्रिभुज में चल रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि इस कोण डी के समीप में 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। यानी कि अब फिर हम चलते हैं तो यही देख रहे हैं कि बड़ा त्रिभुज में ये कोण बी और छोटा ऊपर वाले त्रिभुज में कोण डी, दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि दोनों कोण के जगह पर 90 डिग्री का कोण बना है। तो वही लिखेंगे, पहले छोटा कोण को लिख लेते हैं 90 डिग्री जहां पे बना है, यहाँ पे इस जगह पे 90 डिग्री का कोण बना है तो इसको लिखें कोण ए डी बी, यही लिखा हुआ है कोण ए डी बी बराबर। और बड़ा त्रिभुज में चलते हैं तो बड़ा त्रिभुज में कोण ए बी सी, यहाँ पे बी भी जो 90 डिग्री का कोण बना, दोनों हो गए बराबर। किससे बराबर हुए, तो समकोण होने के कारण, 90 डिग्री बनने के कारण। अब देखा जा रहा दोनों त्रिभुज में चले तो एक उभयनिष्ठ कोण होने के बराबर हो गया और एक समकोण होने के बराबर हो गया। तो अब बताइए दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए कि नहीं, और जब दो कोण बराबर हो गए तो दो गो कोण वाला कसौटी लगेगा और लग करके दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो देख ले यहाँ पे दो कोण वाला कसौटी लगा है, अतः कोण समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज, दोनों में कौन कौन, एक एडीबी और दूसरा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी हो गए समरूप। इस समरूप का चिन्ह है। और इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं कि जब दो त्रिभुज, जिस समय दर्पण सूत्र को सिद्ध किया जा रहा होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं अनुपात में होते हैं। अब यहाँ पे देखो जब दोनों त्रिभुज, एक छोटा वाला, छोटा ऊपर वाला और एक बड़ा वाला, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके संगत भुजाएं अनुपात में होंगे। अब उनके संगत भुजाओं को अनुपात में कर दिया जाता है। अब देख लेंगे ए बी बटा ए सी, यहाँ पे गौर करेंगे छोटे त्रिभुज के कर्म भुजा। कर्म भुजा कैसे हुआ, तो छोटा त्रिभुज ये है, इसमें 90 डिग्री का कोण यहाँ बना है। आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्म होते हैं, तो 90 डिग्री यहाँ पे गौर करोगे, ये कोण डी भी जो 90 डिग्री है इसके सामने भुजा देख ले, गौर से देखेंगे डी के सामने वाली भुजा, कौन भुजा आ गए, तो आ गया भुजा ए बी। तो छोटा त्रिभुज में कर्म भुजा को लिए जिसका नाम था ए बी। तो देखो यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ए बी बटा। अब बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो बड़ा त्रिभुज में कर्ण वाले भुजा को लेंगे। बड़ा त्रिभुज देखोगे यहाँ पे चित्र में ए बी सी, बड़ा त्रिभुज है, इसमें कोण बी के समीप में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, गौर से देखोगे, कोण बी के सामने वाली भुजा आ गए ए सी, तो ये यहाँ पे ए सी कर्ण हुआ। तो देख लेंगे ए बी बटा
AC है कि नहीं है, AB बटा AC लिखा गया बराबर। अब हम छोटा समकोण त्रिभुज में लिए AD भुजा, AD भुजा, तो बड़ा समकोण त्रिभुज में हम लिए AB भुजा। छोटा समकोण त्रिभुज में लंब भुजा को लिए तो बड़ा समकोण त्रिभुज में भी लंब भुजा को ले लिए। तो छोटा समकोण त्रिभुज में लंब भुजा था AD, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है AD बटा बड़ा समकोण त्रिभुज में लंब भुजा बड़का में AB था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है AD बटा A। इसके बाद तिरछा तिरछी ब्रज गुणन हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे AB में AB से गुना हुआ, AB में जब AB से गुना हुआ तो AB हो गया स्क्वायर, बराबर है बराबर लिखा हुआ है। अब AC में गुना हुआ AD से तो लिख दिया गया AC गुना AD और इसको मान लिया गया समीकरण फर्स्ट। इस प्रकार से हम क्या चले, हम चले छोटा ऊपर वाला समकोण त्रिभुज और बड़ा समकोण त्रिभुज, इससे चले तो हम लोग को मिला समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग चलेंगे, ऊपर वाला हो गया। अब देख लेंगे यहाँ चित्र को, नीचे जो हम कलर कर दिए थे, रचित कर दिए थे, उसको हटा रहे हैं। अब ऊपर वाली की कहानी खत्म हो गई। अब नीचे वाले समकोण त्रिभुज जो बने हुए हैं, ये समकोण त्रिभुज जिसका नाम है BBC, ये समकोण त्रिभुज और बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो जिस प्रकार से पहले दोनों त्रिभुज समरूप था, ठीक उसी प्रकार से अब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज BDC देख लेंगे बच्चे, छोटा वाला नीचे वाला त्रिभुज BDC ये, और त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज ABC, दोनों हैं, दोनों क्या हैं, दोनों समरूप हैं। अब समरूप हैं तो इनके भी संगत भुजा अनुपात में होंगे। अब इनके संगत भुजा को अनुपात में कर दिया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे, छोटा त्रिभुज में यहाँ पे समकोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है। तो आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होते हैं, कर्ण। तो इसके सामने भुजा कौन आ रहे हैं, इसके सामने वाले भुजा आ रहे हैं BC। तो देख ले यहाँ पे BC लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, BC। अब बड़ा में लेंगे तो बड़ा त्रिभुज में 90 डिग्री कोण B के सामने बन रहा था, तो इनके सामने वाला भुजा को गौर करेंगे तो इनके सामने वाले भुजा हो गए AC। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है BC छोटा त्रिभुज का कर्ण बटा AC बड़ा त्रिभुज का कर्ण। चित्र देख लो, छोटा त्रिभुज का BC कर्ण बटा बड़ा त्रिभुज का AC कर्ण, BC बटा AC बराबर। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, DC छोटा त्रिभुज का DC फिगर को देखेंगे और बड़ा त्रिभुज का BC, ये दोनों को गौर करेंगे। छोटा त्रिभुज का DC ये है चित्र में, ये है DC, और बड़ा त्रिभुज का BC, बड़ा त्रिभुज ये था, इसका BC ये है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ छोटा त्रिभुज का आधार लिया गया तो इनके संगत भुजा बड़ा त्रिभुज का भी हुआ आधार। तो छोटा त्रिभुज का आधार हुआ DC भुजा और बड़ा त्रिभुज का आधार हुआ BC भुजा। तो यहाँ पे देख ले DC बटा BC। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी तिरछा तिरछी गुना हुआ, BC में BC से गुना हुआ तो BC हो गया स्क्वायर, AC में DC से गुना हुआ तो AC गुना DC, इसको मान लिया गया समीकरण सेकंड। अब क्या हुआ बच्चे, अब इसके बाद फर्स्ट मिल गया और समीकरण सेकंड मिल गया, तो ये दोनों समीकरण को जोड़ दिया गया।
देख लेंगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। इसका मतलब हुआ समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जुड़ता है दोनों समीकरण, तो एलएचएस में एलएचएस से जुड़ता है और आरएचएस में आरएचएस से जुड़ता है। तो देख लें, समीकरण फर्स्ट का एलएचएस है ए बी स्क्वायर, को यहाँ लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर, और सेकंड का एलएचएस है बी सी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसके बाद दोनों के आरएचएस को जोड़ा जाता है, बराबर लिख दिए। पहला का आरएचएस ए सी इंटू ए डी, को यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी इंटू ए डी, प्लस जोड़ा जा रहा है दूसरा के आरएचएस को। दूसरा का आरएचएस है ए सी इंटू डी सी, देखेंगे प्लस करके लिखा हुआ है ए सी इंटू डी सी। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर है। ये दोनों में से देख लो, यहाँ पे भी ए सी है, यहाँ पे भी ए सी है, तो यही दोनों ए सी दोनों में मिल रहा है, तो ए सी को ले लिया गया है कॉमन, उसको बाहर निकाल लिया गया। तो बचा कौन, बचा इसमें ए डी प्लस तो प्लस, और उधर बचा डी सी, यानी कि हो गए ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी। इसके बाद अगला स्टेप ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर लिखा हुआ प्लस है, तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर लिखा हुआ, और ए सी तो ए सी बीच में बराबर है। इसके बाद यहाँ पे देखो ए डी डी सी और बीच में चिन्ह है प्लस का, यानी कि ए डी में डी सी को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो अब चित्र में देखेंगे कि ए डी में डी सी को जुटेगा तो क्या बन जाएगा। चित्र को देख लेंगे जी, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, देख लो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ए डी इतना हुआ, इसमें जुट रहा है, इसमें जुट रहा है डी सी, ए डी में जुट रहा है डी सी। अब डी सी देखो, डी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, जब ये दोनों जुटेगा, यहाँ से इतना में एडी में ये डीसी जुटेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का निर्माण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे हिंट दे सकते हैं कि ए डी प्लस डी सी ये दोनों जुटा, तो जुट करके बन गया ए सी। तो देख ले, ए डी प्लस डी सी जुटा, तो ये दोनों जुट करके बन गया ए सी। अगला स्टेप ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर है, बराबर लिख दिए। अब ए सी में ए सी से गुना हुआ तो आ गया ए सी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, अब लाने वाले को देखो, सिद्ध करने वाले को देखो कि क्या हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना था क्या, ए सी स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देख ले यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, यही हो गया। अंतिम में लिख देते हैं साध्य उत्पन्न हो गया, पाइथागोरस प्रमेय की समाप्ति। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है, अगर है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है, व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 70 33 66 88 17। यही नंबर पर मैसेज करेंगे। भरसक समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगला वीडियो आएगा। अब जो वीडियो मैथ के चलेगा वो सब ज्यामिति से ही रिलेटेड संबंधित रहेंगे, और वही रहेंगे जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आने वाले रहते, यानी कि वीआईपी प्रश्न है, उसी का वीडियो तैयार किया है। अगर अच्छे लगेंगे बच्चों तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बस आज का क्लास इसी समय तक, धन्यवाद।